नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आजकल बिहार की राजनीति में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में आपके दिमाग में भी कई बातें चल रही होंगी और मीडिया कर्मियों के दिमाग में भी कई बातें चल रही है, लेकिन वाकई बिहार में क्या होने जा रहा है या क्या हो सकता है, ये जानने के लिए आज हम हैं बिहार के जाने माने नेता शिवानंद तिवारी जी के साथ, जिनको राजनीति की बारीक समझ है। इनसे एज नेता नहीं, इनसे एक राजनीतिक पंडित की तरह हम जानने की कोशिश करेंगे, बिहार की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। सर, आप से हम एज ए नेता, आरजेडी के नेता बात करने नहीं आए हैं, हम एज ए राजनीति के जानकार की तरह बात कर रहे हैं। बिहार में क्या लगता है, क्या समीकरण होने वाला है, राजनीतिक समीकरण आने वाले दिन में? देखिए, आप चाहे जो मानिए, लेकिन तथ्य तो यही है कि हम आरजेडी में हैं और भले एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते अब उस तरह से तो हम नहीं बात कर सकते हैं जिस तरह के बात की आप अपेक्षा करते हैं, लेकिन बिहार के राजनीति की स्थिति जो है बहुत ऊहापोह में है। अब लोग तरह तरह का सिग्नल आ रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि माने ये क्या हो रहा है, कल जो है क्या होगा। ये स्थिति जरूर है और इसके पीछे कारण जो है यानी हम लोग नहीं हैं, यानी हमारा गठबंधन नहीं है। ये सत्ताधारी जो गठबंधन है उसके अंदर जो अंतर विरोध दिखाई दे रहा है, उसी के चलते लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या होने जा रहा है। अब जैसे आज ही कोई मंत्री हैं, नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ जो सीमांचल है वहाँ बहुत सारे घुसपैठिए आ गए हैं, 35 लाख घुसपैठिए आ गए हैं, यहाँ भी नेशनल रजिस्टर जो है सिटीजन लोगों का बनना चाहिए। अब जनता, अब नीतीश कुमार का पार्टी के लोग कहते हैं कि नहीं साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो एक कंट्रडिक्शन है, उस कंट्रडिक्शन के ही चलते ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। और इसके पीछे एक और भी कारण है कि मान लीजिए नीतीश जी लंबे अरसे से एनडीए के साथ रहे हैं, लेकिन 2013 या समझिए कि 2010 का जो असेंबली चुनाव हुआ, 2010 के असेंबली चुनाव के पहले जो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होने वाली थी, उस मीटिंग में नरेंद्र मोदी उस समय मुख्यमंत्री थे, मैंने गुजरात के, वो भी आए हुए थे अपने पार्टी की बैठक में। वहाँ जो है जो जिस तरह का मतलब दिखाई दिया, नीतीश कुमार के मन में जो नरेंद्र मोदी के प्रति जो भाव था, एक तरह की एलर्जी थी, उस एलर्जी की वजह से मतलब जो भोज का न्योता था भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो बाहर से आए हुए थे उनके, उसको भी रद्द कर दिया गया। 5 करोड़ रुपया जो है कोसी की जो त्रासदी हुई थी, बांध टूटा था, तटबंध टूटा था, उसमें माने अमूमन इस तरह की घटनाएं जहां होती हैं तो एक राज्य जो है दूसरे राज्य को मदद करता है, उसमें 5 करोड़ रुपया जो है गुजरात की सरकार ने भेजा था, वो भी लौटाया गया। उसके बाद जो है फिर आप देखिएगा कि 2010 का असेंबली चुनाव नीतीश कुमार से भाजपा के साथ ही लड़े, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो स्टैंड लिया, वो स्टैंड जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं था। वो मान रहे थे कि नरेंद्र मोदी जो है, ये इनका व्यक्तित्व इतना विभाजनकारी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनको प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश करती है और वो प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ऐसी हालत में जो माने उनका जो व्यक्तित्व है उस सबको साथ लेकर चलने वाला व्यक्तित्व नहीं है। और ऐसा व्यक्तित्व जो है प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठेगा तो ठीक नहीं है। ये उनकी मान्यता थी, सार्वजनिक रूप से उन्होंने मैंने अपनी जो समझ थी उसका उजागर भी किया। हम उस समय नीतीश कुमार जी के साथ ही थे, पार्टी के बैठक में या अखबारों के इंटरव्यू में खुलेआम कहा। उस समय अगर भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी की जगह लाल कृष्ण आडवाणी को ही रख दिया होता या किसी और को रख दिया होता, तो ये कोई एतराज़ नहीं था उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ
यानी बने रहने में, कायम रहने में, गठबंधन जारी रखने में। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने मैंने इलेक्शन कैंपेन के लिए कमेटी बनाई, उसका चेयरमैन जो है बना दिया नरेंद्र मोदी को, तो ये वहाँ से अलग हो गए। अलग हो गए। 2014 का चुनाव आप याद होगा, 2014 का लोकसभा का चुनाव जो है, नीतीश कुमार वहाँ से अलग होकर के निकले। नीतीश जी को ये उस समय एक धारणा होगी कि साहब हमने बिहार में इतना काम किया है, हमने अति पिछड़ों को आरक्षण दिया है, वहाँ दलितों के लिए इतना काम किया है, मेरी छवि जो है एक धर्मनिरपेक्ष नेता की है, हमारे यहाँ हमने कहीं कोई सांप्रदायिक तनाव वगैरह उत्पन्न हुआ तो बहुत मजबूती के साथ डील किया, हमको अकेले जो है माने हम एक नंबर की पार्टी जो है बिहार में हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। तब जो है फिर लंबे अरसे के बाद लालू यादव के साथ उनका तालमेल हुआ। आप देखिएगा कि लालू यादव के साथ जिस समय उनका तालमेल हुआ या गठबंधन बना, उस समय लालू यादव को चारा घोटाले में सजा हो चुकी थी 5 बरस की। लालू यादव चुनाव लड़ने से वंचित हो गए थे, उसके बावजूद उन्होंने किया और 2015 में बहुत अच्छा नतीजा आया, सरकार बन गई। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से तेजस्वी जो है उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ, अब फिर वहाँ गठबंधन से अलग हो गए। अब ये जो मीडिया के कुछ हिस्से में ये जो कहा जाता है, 2 बात कही जाती है। एक तो कही जाती है कि साहब भ्रष्टाचार के चलते या लालू यादव जो है इतना दबाव डाल रहे थे सरकार चलाने पर, उसके चलते जो है नीतीश कुमार उस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो अलग हो गए। एक बात तो ये कही जाती है। दूसरी बात कही जाती है कि सीबीआई का घर में छापा पड़ा, और छापा पड़ा उसमें तेजस्वी पर भी एफआईआर हुआ। तेजस्वी अगर इस्तीफा दे दिए होते तो महागठबंधन नहीं टूटता। ये 2 बात जो है लोग कहते हैं। अब हम जो है उस समय राष्ट्रीय जनता दल के में हमने सदस्यता नहीं ली थी। उसके पहले तो हम नीतीश कुमार के साथ ही थे। 2013 में सबको याद होगा राजगीर में जो शिविर हो रहा था, हमने क्या कहा था? हमने तो नीतीश कुमार को चेतावनी दिया था कि भैया ये जो आदमी है नरेंद्र मोदी जिसका नाम है, ये कोई साधारण आदमी नहीं है। अब देख लीजिए भाई, चाय बेचते बेचते ये प्रधानमंत्री के कुर्सी का इतना मजबूत सशक्त दावेदार हो गया है, तो इसका मेटल कुछ अलग है, इसको आप हल्के में मत लीजिए। मेरा कहना यही था। हमारे पास एक 2-3 मिनट का एक वीडियो क्लिप कहीं मैं था वहाँ, मौजूद था उसमें जब आपने कहा था। अच्छा। तो हमने ये कहा कि इसका जो मजबूत व्यक्ति, हमको डर लगता है। क्यों डर लगता है? हमने ये भी कहा इसलिए कि आरएसएस की विचारधारा जो है इसके रग-रग में है, और मैं ये मानता हूं कि आरएसएस की विचारधारा जो है वो देश के लिए माने अनुकूल नहीं है। आरएसएस की विचारधारा जो है वो देश को माने बांटने वाली है, देश को सबको समेट के लिए चलने वाली नहीं है। ये हमने वहाँ कहा था। हमने भी कहा था कि भाई इसके पहले अटल जी जो है वो भी आरएसएस से आए थे, वो भी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी में एक बड़ा फर्क है, समय का फर्क है। समय का क्या फर्क है कि 1957 में आए अटल जी संसद में, और उस समय जवाहरलाल नेहरू का जलवा था, ग्लैमर था जवाहरलाल नेहरू का, एकदम माने चुंबकीय आकर्षण वाला व्यक्तित्व जो है पंडित जी का था। और उन्होंने माने अटल बिहारी वाजपेयी का पीठ ठोका था। जब भाषण माने इनका हुआ सुने तो पीठ ठोके, वो कहे कि नहीं ये आदमी जो है आगे बढ़ेगा, इस देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। तो अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो उनके दिमाग में छवि जो है जवाहरलाल नेहरू वाली थी। वो उनके मन में कहीं था कि जो जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व में जो एक आकर्षण था, उनका जो मास अपील था, वैसा हम भी
ये करें। तो इसलिए अब दूसरे ये भी बात थी कि उनको अकेले बहुमत नहीं मिला था, लेकिन नरेंद्र मोदी तो अलग किस्म के आदमी थे। अब नीतीश जी ने हमको पार्टी से निकाल दिया। हम राज्यसभा में थे, राज्यसभा में उन्होंने ही हमको भेजा था, हम उनके पार्टी में कोई ज़बरदस्ती भी नहीं शामिल हुए थे, हमको पकड़ के चिड़ियाखाना से ले गए थे। हमने राज्यसभा मांगा भी नहीं था, राज्यसभा उन्होंने भेजा था, हम उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन राज्यसभा भेजा था तो कोई उपकार नहीं न किया था भाई। लंबे समय तक हम लोग साथ रहे, एक दूसरे का ये होता है, तो निकाल दिया। उसके बाद अब हमको 2014 में हमको हमारे मित्र हैं सरजू राय, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, जिस समय चुनाव के पहले टिकट का बंटवारा हो रहा था, उस समय दिल्ली से हमको फोन किया सरजू राय जी ने। अब हम नहीं जानते हैं कि किसके कहने पर उन्होंने फोन किया। उस समय बक्सर का सीट फाइनल नहीं हुआ था। अब उन्होंने हमको फोन करके पूछा कि रउआ मैंने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मैंने लड़ के एको पैसा मन बा कि ना। हमने कहा कि राय जी, जिंदगी भर जो हम राजनीति किए हैं, अगर हम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना कबूल करते हैं तो हम अपने नज़रों से गिर जाएंगे, हमसे पार नहीं लेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जैसे लोगों को मालूम हुआ, घर में परिवार में जो शुभचिंतक मित्र लोग हैं, कि ऐसा ऑफर आया है, समझिए कि सब लोग मेरे गर्दन पर सवार हो गए। अरे बाप रे बाप, एकदम लहर बा, एकदम आसानी से चुनाव जीतल जाई, फलान ठिकान। सच्चाई भी थी, सच्चाई भी थी। तो लेकिन कहीं से अब उस दबाव से बचने के लिए हमने कह दिया कि हम चुनाव अब नहीं लड़ेंगे साहब, अब सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे। लेकिन भीतर से हमको तो लग ही रहा था कि नहीं साहब, ये जो ताकत है, ये ताकत ये माने अशुभ ताकत है, ये ठीक नहीं है। तो हम कोशिश ये कर रहे थे कि नहीं साहब, महागठबंधन जो लालू और यादव और नीतीश कुमार के बीच बना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। चले, हमारी नीतीश से भी बात होती थी, लालू यादव के यहाँ तो सुबह सुबह टहल के वहाँ बैठकी ही होती थी। अब कहीं कहीं जरा सा भी कुछ कन्फ्यूजन देखता था तो हम उसको कोशिश करते थे कि सलट जाए, होता भी था। और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि लालू यादव का कहीं से दबाव नहीं था सरकार पर कि सरकार में ऐसे चले वैसे चले, फलान ठिकान, किसी तरह का दबाव नहीं था। ये बिल्कुल झूठ बात। कहा जाता है कि अफसरों के तबादले को लेकर, आईएएस के तबादले को लेकर, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। अब मान लीजिए कोई एक आध आदमी है किसी का, वो तो एक अलग चीज है, हम लोग भी पर भी करते हैं। हमारे सामने नीतीश को लालू यादव ने कहा, वो इंटरव्यू में कह दिया कि नीतीश जो हमसे ज्यादा मैच्योर नेता है। और हम कहीं कि यार ऐसे ऐसे तो बोल दिए हो, टेलीग्राफ अखबार में छपा था, ये क्या नाम है, अमित भिलाड़ी जो है, उसने इंटरव्यू लिया था, कहा कि छपले बका। तो उस मेरे सामने फोन किया और कहा कि देखिए नीतीश जी, हम तो भाई कह दिए हैं। नीतीश ने जवाब दिया, हम सुने, क्यों ये सब आप बोलते हैं। उसके बाद लालू यादव ने कहा कि देखिए नीतीश जी, नो रिस्क नो गेम, आगे बढ़िए। क्या मतलब था आगे बढ़िए का? मतलब है कि अब मैंने नरेंद्र मोदी को चुनौती दीजिए, राष्ट्रीय राजनीति में जो है आइए। मेरे सामने की बात, तो पता नहीं क्या हुआ, अलग हो गए। हम ऐसा नहीं मानते हैं कि तेजस्वी अगर इस्तीफा दे देते तो नीतीश कुमार जो है महागठबंधन में रह जाते। तेजस्वी भी कोई इशू नहीं थे, वो तो कह रहे थे कि जनता के बीच में सफाई दीजिए। हम कह रहे थे कि भाई जनता के बीच में सफाई क्या होता है, बिहार की जनता तो बटी हुई है। एक तरफ की जनता, अगर हमने कोई अपराध नहीं भी किया है तो महागठबंधन की जो जनता है वो कहेगी कि नहीं साहब, अब किए ही नहीं है, एकदम निर्दोष हैं। और दूसरे तरफ जो है, अगर नहीं भी किए हैं तो कहेगा कि नहीं साहब किए हैं। तो इसलिए कोई सफाई देने का कोई भाई मतलब नहीं था, एक बहाना था। नीतीश कुमार निकल गए, क्यों निकले हम नहीं जानते। अभी भी संभावना दिख रही है क्या सर? क्योंकि आप कई बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार को फिर से आ जाना चाहिए। अब देखिए दिक्कत क्या है, नीतीश कुमार एक
तो अपने छवि को लेकर के बहुत ही ज़्यादा माने सचेत रहते हैं, बहुत ही उसको संभाल करके रखते हैं। अब आपको एक समय याद होगा कि जब वो एनडीए में थे तब भी उनके बारे में उनके बारे में लोग कहते थे, माने रामचंद्र गुहा जैसा आदमी, अमर्त्य सेन जैसा आदमी कि ये प्रधानमंत्री का इसमें मैंने मटेरियल है। ये उनके दिमाग में तो है। दूसरे कहीं ना कहीं से जो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है, विद्यार्थी जीवन से हम नीतीश को देख रहे हैं, हम लोगों ने साथ काम किया है, बल्कि लोहिया विचार मंच में हम लोग मैंने साथ काम किए हैं। तो एक जो वैचारिक जो एक धारा रही है राजनीति की, वो उनको भीतर से कहीं न कहीं उनको थोड़ा यानी एक हद से ज़्यादा माने जो कंसीड करने में उनको दिक्कत होती है। उनको कहीं ना कहीं से लगता है कि ये ठीक नहीं है। आज के दिन फिर उनकी वही स्थिति हो गई है। जिस आदमी के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में जो उनका विश्लेषण था और जिस विश्लेषण की वजह से हटे थे वो, आज फिर उन्हीं के साथ हैं। उनका विश्लेषण बिल्कुल सही था। ये आदमी जो है बांटने वाला आदमी है, ये समेटने वाला आदमी नहीं है। और सब दिखाई दे रहा है, 370 हो चाहे कोई हो, लव जिहाद हो तो फलना हो, घर वापसी हो, या ही नेशनल रजिस्टर जो है बनाने की बात चल रही है, सब एक ही तरफ है। देश के और सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, किसान है, फलान है, ठिकान है, जो आप वादा किए थे वो कहीं नहीं, कुछ नहीं। आपने एक नया जो है शब्द जोड़ा था अपने स्लोगन में, जिसके बारे में नरेंद्र मोदी बड़ा स्लोगन के मास्टर हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास। और अब देखिए कि कश्मीर में उन्होंने 370 हटाने में क्या किया भाई। कश्मीर की जनता को विश्वास में लेके तो आपने नहीं हटाया। 370 हटाने के बाद जो आपने भाषण दिया कश्मीर को लेकर के, वो भाषण आपने पहले दिया होता और कश्मीर की जनता को कॉन्फिडेंस में लेके किया होता तो माना जाता कि नहीं साहब, आपका जो नारा है उस नारे के अनुसार आपने काम किया। धोखा दे के आपने किया। पूरा कैद, आज के दिन भी 1 महीना से ऊपर हो गया और कश्मीर की जनता कैद है, नजरबंद है। वहाँ की जो खबर आ रही है, कल जो है महबूबा मुफ्ती की बेटी का हम एनडीटीवी पर देख रहे थे, वो सीधे कर एक झूठ बोला जा रहा है कि सारा लैंडलाइन ठीक हो गया। कहा कि लैंडलाइन उठाइए, कू 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 करता है। ये हालत है, ये स्थिति है। नीतीश कुमार परेशान है। नीतीश कुमार, आपको याद होगा 370 में भी उन्होंने उसके खिलाफ उनका भाषण दिया, हालांकि वॉकआउट किए। 370 हो या 3 तलाक हो, दोनों में वॉकआउट किए। लेकिन इधर लगातार जो है, उधर से कुछ कहा जा रहा है, इधर से उसका काउंटर हो रहा है। इसी को लेकर के उहापोह की स्थिति बनी हुई। तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ आ सकते हैं। इसमें दम है संभावना में? देखिए ना, आ सकते हैं, नहीं आ सकते हम नहीं कहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार अगर स्टैंड लेते हैं तो हमारा तो ऑलरेडी वो स्टैंड है। तो हमारा उनका स्टैंड जो है मिलता है, तो हम क्या करेंगे? हम नीतीश कुमार को ठुकराएंगे तो नहीं। अगर नीतीश कुमार मान लीजिए कि जो कट्टरवाद है उसके खिलाफ स्टैंड लेते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो उसी लाइन के हैं। हमने कम से कम राष्ट्रीय जनता दल में, देखिए, हम लालू यादव से हमारा झगड़ा हुआ है, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, सब लोग जानते हैं इस बात को। नीतीश को लेके झगड़ा हुआ है। पहली दफ़ा हम लोग अलग हुए, समता पार्टी बनाए, नीतीश के साथ हम रहे। वो जमाना था जब लालू यादव के खिलाफ बोलने के पहले लोग बाएं और दाहिने देखते थे। उस समय हम नीतीश कुमार का ड्राइवरी किए, नीतीश कुमार को लेकर के पूरे बिहार में घूमे। हम और नीतीश कुमार साथ ही गाड़ी में बैठते थे, ये फैक्ट है कि ड्राइवरी भी किए। तो लेकिन अब हमारा उनका स्वभाव जो है कुछ ऐसा है, हमारा भी मिजाज जो है उसी तरह का है। नीतीश कुमार भी थोड़ा सा तुनुक मिजाजी हैं, वो झंझट हो जाता था हम लोगों का। तो हम जो है, और लालू यादव का जहाँ तक सवाल है, लालू यादव तो कभी कंप्रोमाइज नहीं किए भाई। आप 10 घंटा बाद जो है लालू यादव के खिलाफ बोल लीजिए, लेकिन जहां तक जो वैचारिक जो धरातल है सेकुलरिज्म का, सोशल जस्टिस का, भले उसमें कोई कमजोरी हो,
लेकिन इससे अलग तो वो आदमी नहीं हटा। तो अगर सेकुलरिज्म के सवाल पर नीतीश कुमार स्टैंड लेते हैं तो लालू यादव का तो समर्थन जो है ऑटोमेटिक होगा। तो नीतीश कुमार लगता है टक्कर दे पाएंगे मोदी को? देखिए, टक्कर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे ये आगे के रिजल्ट की न बात है भाई। ये थोड़े होता है। मान लीजिए कि जो लोग आज़ादी के लड़ाई में 100 बरस पहले 200 बरस पहले कूदे थे, तो देश आज़ाद हो जाएगा तबे हम कूदेंगे। अब हमको लग रहा है कि हाँ साहब, जो चुनौती है देश के सामने, ये चुनौती जो है बहुत गंभीर किस्म का है, तो हम जो है जीतेंगे ये आश्वस्त होने के बाद हम मैदान में उतरेंगे। तो नीतीश कुमार ऐसे चेहरा है जिन पर उम्मीद की जा सकती है। हम मानते हैं भी एक शून्यता है विरोध पक्ष में, और सब लोग इधर से उधर जा रहे हैं। मतलब अपोजिशन छोड़ छोड़ करके जिस ढंग से मान लीजिए कि फंसा करके लोगों को ले जा रही है भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ, कांग्रेस को तोड़ रही है, सारे पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ रही है, जिस तरह की राजनीति हो रही है, सबको माने ईडी लगा रही है, जैसे कुत्ता को लगा दिया जाता है आदमी के पीछे, उस हालत हो गई है कि इनकम टैक्स है, सीबीआई है, ईडी है, एकदम नंगे ढंग से सब कुछ हो रहा है, नंगे ढंग से सब कुछ। बाबा, ये भी चर्चा है जो अटकलों का बाजार गर्म है कि बीजेपी ने इसी तरह का दबाव तेजस्वी यादव पर भी बना दिया है, लालू यादव पर भी बना दिया है कि नीतीश के साथ नहीं जाना है या नीतीश को साथ नहीं लेना है। अगर देखिए, दबाव में लालू यादव या तेजस्वी यादव आते तो अभी जैसे 370 पर तो वोट भी किया खिलाफ ना भाई। नीतीश तो बोले, वोट नहीं किए, लेकिन तेजस्वी जो है बोले भी और वोट भी किए, मैंने 370 के खिलाफ भी, 3 तलाक के खिलाफ भी। अगर मान लीजिए कि कहीं कमजोरी रहती तो ये भी जो है भाषण देते और वॉकआउट कर जाते, उससे और सहूलियत हो जाती भारतीय जनता पार्टी की। तो आप जो है क्या चर्चा है, क्या अफवाह है, उसके तरफ मत ध्यान दीजिए। जो एक्शन है हमारा, वो एक्शन हमारा क्या बोल रहा है। तेजस्वी का एक्शन जो है, तेजस्वी मान लीजिए कि लोकसभा चुनाव के बाद जो है पटना में नहीं रहेगा, राजी रहेगा। एक्शन तो यही बोल रहा है ना कि नीतीश एक्सेप्टेड नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, लगातार उनके खिलाफ बोल रहे हो। बोलने के लिए आता अभी अपोजिशन में है ही भाई, अभी तो उसका बोलना धर्म है। अब बोलने में आप भाषा के बारे में आप इतराज कर सकते हैं। हमको भी कभी कभी लगता है कि भाषा जो है वो मैंने उस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, ऐसे भी नहीं है बोलनी चाहिए, वो एक अलग चीज है। लेकिन अपोजिशन का लीडर है, वो तो बोलेगा ही ना भाई। तो जब तक अगर मान लीजिए कि ये उससे अगर आप तौलिएगा कि साहब वो इस तरह से बोल रहे हैं, नीतीश कुमार उस तरह से बोलते हैं। अब आज मान लीजिए कि शिक्षकों लोगों को कहा कि जो लोग सपना दिखा रहे हैं उनके फेर में मत पड़िए, हम ही ने आपके लिए किया है, हम ही करेंगे। दोनों तरफ से चलता रहता है। तेजस्वी को महागठबंधन के कोई नेता मानने को तैयार ही नहीं है। जीतन राम मांझी, कांग्रेस, सब ने उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। कहाँ इस तरह की बात है भैया, कहीं से इस तरह की बात नहीं। तेजस्वी ने मीटिंग बुलाई, महागठबंधन की मीटिंग उसके बुलावे पर आए, उसके घर में आए, वहां मीटिंग हुई, जो बयान जारी हुआ पहला दस्तखत उसका है, ऐसा कहीं नहीं है। हाँ, तेजस्वी गैरहाजिर जो हो गए लोकसभा चुनाव के बाद, इसको लेके सब लोग चिंतित थे, उस चिंता का इजहार भी लोगों ने किया। लेकिन तेजस्वी आ गए, तेजस्वी ने कमाल संभाल लिया, बाकी सब ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मांझी तो लगातार उठा रहे हैं ना कि अभी नेता चुना नहीं है महागठबंधन का, कौन होगा। मांझी फिर स्पष्टीकरण आया मांझी का, उनके जो अध्यक्ष हैं बैसंत्री, उनका बयान आया बजाते, ये सब कहीं से कुछ है नहीं, ये सब जो है मीडिया का ही खेल है। और इक्का दुक्का आदमी कोई बोल देता है इधर उधर, जैसे कांग्रेस में ही कोई कोई बोल देता है, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई। अच्छा, ये भी चर्चा है बाजार में कि नीतीश कुमार पर बीजेपी ने भी बहुत दबाव बना दिया है। बीजेपी चाहती है कि उसकी सरकार अब बने बिहार में, और वो दबाव बना रही है नीतीश कुमार पर कि आप केंद्र में जाइए, शिफ्ट होइए। इस तरह की भी चर्चा बहुत जोर शोर से चल रही है। आप कैसे देखते हैं इसको? हमको नहीं लगता है कि इस चर्चा में कोई दम है, हमको नहीं लगता है। हाँ, ये संभावना हमको भी दिखाई दे रही है कि भाजपा चाहेगी कि हमारी सरकार बने, हमारे पार्टी के नेता जो है मुख्यमंत्री बने, ये चाहेगी। और जहां तक हम समझते हैं कि अगर जिस समय विश्वास हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को कि नीतीश से अलग भी हम बहुमत बना सकते हैं, उस दिन एक क्षण भी उसको विलंब नहीं लगेगा नीतीश कुमार को उठा करके फेंक देने में।
जो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, चरित्र भारतीय जनता पार्टी का मत कहिए, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो चरित्र है और काम करने का जो अंदाज है, उनके अंदर जो एरोगेंस है, उनके अंदर जो एक दंभ पैदा हो गया सत्ता लेने के बाद कि हमारे आगे एको अहम द्वितीय नास्ति, वो एक झलकता है, साफ साफ झलकता है। वो उनको जहां साहब है उनको, अच्छा नरेंद्र मोदी का जो स्वभाव है, जो पर्सनालिटी है, क्या आप मानते हैं कि जो पत्तल खींच लिया था नीतीश कुमार ने उसके सामने से, उसको भूल गया होगा नरेंद्र मोदी? इसलिए हमको नहीं लगता है कि कहेगा कि नहीं साहब आप हटिए, केंद्र में जाइए। केंद्र में जाकर क्या करेंगे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार तो रेल मंत्री रहे और कई विभाग के मंत्री रहे, 5-5, 6-6 साल मंत्री रहे, तो वहाँ कौन उनको तोड़ा मिल जाएगा केंद्र में जाने पर? तो इसलिए हम इस बात को नहीं मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई उन पर दबाव डाल रही है कि नहीं आप हटिए। भारतीय जनता पार्टी कहेगी थोड़े, वे अपना हिसाब से ऑपरेशन कर देगी, अब चलिए हटिए, हमारी सरकार अब बनेगी। नीतीश कुमार के लिए सेफ क्या है? बीजेपी के साथ झुक कर या साथ बने रहना, या हम इस पर यकीन नहीं करते हैं कि सेफ क्या है। हम इस पर यकीन करते हैं कि आपका जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है, वो पॉलिटिकल कमिटमेंट जो है, जिसके बारे में आप दावा करते हैं, वो उसको चुनौती मिल रही है। और आप इस घड़ी में क्या कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम ये मानते हैं कि आज का जो इतिहास लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा ना भाई कि ये जो देश के सामने कट्टरवाद की जो चुनौती थी, उस चुनौती के सामने कौन कौन लोग खड़े थे, या कौन कौन लोग उस चुनौती के सामने दुबक गए थे, ये लिखा जाएगा। तो ये हम मानते हैं कि नीतीश कुमार का आज के दिन आपद धर्म ही करता है। उनका जो वैचारिक जो उनकी धारा है, गांधी लोहिया का नाम लेते हैं, आज भी सबसे ज़्यादा माने बिहार देश की राजनीति में गांधी का कोई नाम लेता है तो वो नीतीश कुमार हैं। तो गांधी की आत्मा भी पुकार रही होगी कि ये जो हमारे माने जिन लोगों पर, जिस विचारधारा पर हमारी हत्या का आरोप लगा है, भैया तुम उस विचारधारा के साथ कैसे चल रहे हो? ये गांधी जी सपना में भी कभी कभी नीतीश कुमार को माने दिखते होंगे और टोकते होंगे कि क्या कर रहे हो बच्चे। तो इसलिए ये जो स्थिति है, उसमें ये नहीं देखना है कि क्या सेफ रहेंगे। उम्मीद है लेकिन नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं बीजेपी को और फिर से हमारा जो विश्लेषण है, विपक्ष का नेतृत्व कर सकते हैं। भाई हमारा जो विश्लेषण है, आपने जो कहा कि आप क्या देखते हैं एक में, वो हम कह रहे हैं आएंगे तो निश्चित रूप से विपक्ष जो है उनका स्वागत करेगा। कांग्रेस भी एक्सेप्ट कर लेगी? क्यों नहीं करेगी, एकदम निश्चित रूप से करेगी। कांग्रेस में भी उहापोह की स्थिति है। तो आप सुन रहे थे शिवानंद तिवारी जी को, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में आ गई होगी कि बिहार की राजनीति क्या है, किस उहापोह की स्थिति से गुजर रही है और आने वाले दिनों में क्या क्या हो सकता है। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका भरपूर सहयोग समर्थन मिल रहा है और 5 लाख लोगों ने हमें सब्सक्राइब कर लिया है, 2 करोड़ से ज़्यादा व्यूज हैं। इस सहयोग और समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।